नमस्कार बंधु, आप देख रहे हैं बंधु कोचिंग क्लास। आपका स्वागत है इस वीडियो में। अभी मैं बताऊंगा चंबल नदी के बारे में। लंबाई के आधार पर दूसरी नदी है और इसमें जो नदियां हैं जिनके लंबाई के आधार पे हम देखेंगे तो सबसे पहले नदी तो आती है नर्मदा नदी। कौन सी नर्मदा नदी आती है? ठीक है, नर्मदा के बाद में चंबल आती है। चंबल नदी आती है, ठीक है। ये चंबल नदी और चंबल के बाद में हम देखेंगे तो सोन नदी आती। क्या नदी? सोन नदी आती, ठीक है। सोन के बाद में आती है ताप्ती नदी और ताप्ती के बाद में आती है बेतवा नदी। ये लंबाई के आधार पर 5 नदियां हैं: नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा नदी है, ठीक है। इनको ट्रिक से याद कर लीजिए कैसे। एक ट्रिक इसकी बनती है, नाच सीता सीता बेटी। इसमें क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। देखिए, नाच से मतलब कि नाच से नर्मदा हो जाएगा और च से मतलब चंबल नदी हो जाएगा और सी से मतलब कि सोन नदी हो जाएगा और ता से मतलब हो जाता ताप्ती नदी। और इसके बाद में हम देखेंगे तो बेटी से मतलब कि बेतवा नदी। ये लंबाई के आधार पर 5 नदियां है इस प्रकार से, ठीक है। इनको याद कर लीजिए आप। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे तो इस नदी के बारे में। चंबल बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसकी जो लंबाई है सबसे दूसरे नंबर पे आती है, सब नदियों के दूसरे नंबर पे आती है इस नदी की लंबाई। देखते हैं इसके लंबाई की हम बात करते हैं तो इंदौर जिले से निकलती है। इंदौर जिले से निकलती है और अन्य जिलों में भी जाती है यह नदियाँ। इस नदी की सहायक नदियाँ बहुत सारी नदियाँ हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हम फिलहाल इस चंबल नदी के बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूँ। ध्यान से बने रहेंगे इस वीडियो और पूरा देखेंगे, वीडियो को छोड़ के नहीं जाएंगे आप, तो आपको पूरी जानकारी इस नदी के बारे में मिल जाएगी। देखते हैं महू तहसील ये इंदौर जिले में पड़ते हैं। इंदौर जिले की महू तहसील से यहाँ पर एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत है। मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत है, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और एक विंध्याचल पर्वत है, ठीक है। विंध्याचल पर्वत के जानापाव पहाड़ी के एक पॉइंट है जिसका नाम है वांगचू पॉइंट है। वांगचू पॉइंट से करेक्ट यह यहाँ से निकलती है। वांगचू पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है। यहाँ से यह बढ़ती वांगचू पॉइंट से बढ़ती है आगे तो यह जाती है धार जिले में। कहाँ पर? धार जिले में जाती है। और धार के बाद में फिर यह जाती रतलाम में जाती। कहाँ पर जाती? रतलाम में जाती। रतलाम में, ठीक है। रतलाम के बाद में यह जाती मंदसौर में जाती। मंदसौर जिला, ठीक है, मंदसौर जिले में जाती है। और मंदसौर के बाद में यहाँ पर आता है ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री और आगे लग जाता है राजस्थान। राजस्थान में देखे थे तो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिला आता है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ जिला। चित्तौड़गढ़ जिले में पहुँचते हैं और उसके बाद में एक और जिला आता है यहाँ पर कोटा जिला, ठीक है। और कोटा के बाद में यहाँ पर आता है बूंदी जिला। कौन सा? बूंदी जिला। ये जिले हैं जो राजस्थान के हैं और ये जिले हैं जो मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में 3 जिले हैं, धार, रतलाम, मंदसौर से होते हुए ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी जिलों में जाती है, ठीक है। आगे जाती तो मध्य प्रदेश की बाउंड्री से लगती है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये वाला सिरा जो सिर कहलाता है, यहाँ इस सिर में ये बेतवा नदी चंबल नदी मिलती है इस सीमा पर। तो इस सीमा पर यहाँ पर और जिले आते हैं जैसे कि श्योपुर जिला। कौन सा? श्योपुर जिला इस मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला है, ठीक है। श्योपुर के बाद में मुरैना जिला आता है। श्योपुर के बाद में मुरैना जिला आता है और मुरैना के बाद में भिंड जिला आता है। भिंड जिले, श्योपुर, मुरैना, भिंड। श्योपुर और मुरैना, भिंड में, इन जिलों में यह नदी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है, क्योंकि यहाँ पर मुरैना जिला है। आधी सीमा मुरैना जिला की आधी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है और आधी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है, ठीक है। ये इधर से उत्तर प्रदेश आ जाता है, इधर
राजस्थान आ जाता है। ठीक है, इसके कारण से यह सीमा बना लेती है मुरैना जिले में, श्योपुर मुरैना जिले में और भिंड जिले में बनाती है यूपी और राजस्थान के साथ में, क्योंकि यह मध्य प्रदेश की सीमा है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सी नदी बनाती सीमा, तो चंबल नदी, और यूपी और मध्य प्रदेश के साथ में भी चंबल नदी सीमा बनाती है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। जिले कौन कौन से, तो धार, रतलाम, मंदसौर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इन जिलों से होकर यह गुजरती है। ठीक है, कहाँ पर जाती है, तो बात करते हैं यहाँ पर कहाँ पर जाती है, तो यह उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाते हैं। यह है उत्तर प्रदेश पूरा की पूरा, ये क्या है, यूपी, और यूपी में यह नदी कौन सी है, तो यह यमुना नदी है। कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी में यूपी के स्थान पर यह इटावा है। कौन सा, इटावा जिला है। इटावा जिला, उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में जाकर यह मिल जाती है। इसकी लंबाई यहाँ से लगाकर, यानी कि वांगचू पॉइंट से लगाकर इटावा तक की लंबाई क्या होगी, तो इटावा तक की लंबाई इसकी कुल टोटल कितनी है, 965 किलोमीटर है। कितनी, 965 किलोमीटर है। ठीक है, 965 किलोमीटर इसकी कुल टोटल लंबाई है। ठीक है, इस 965 में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। देखेंगे मध्य प्रदेश में कितना बहती है और उत्तर प्रदेश में कितना बहती है और एमपी में कितना बहती है। सबसे पहले एमपी और इसके बाद में राजस्थान और इसके बाद में यूपी, इन जिलों में बहती है यह नदी। तो कितना कितना बहती है, तो 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर कहाँ पर बहती है, तो मध्य प्रदेश में। 216 किलोमीटर कहाँ बहती है, तो यह राजस्थान में बहती है 216 किलोमीटर। और उसके बाद में हम बात करते हैं तो यह नदी 112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर यूपी में बहती है। ठीक है, यह हो जाता है चंबल के बारे में। चंबल की लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर है, और यह मध्य प्रदेश में 320 किलोमीटर बहती है, राजस्थान में 216 और उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर बहती है। ठीक है, इसकी लंबाई हो जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र कितना है, अफवाह क्षेत्र की हम बात करते हैं, इस नदी का अफवाह क्षेत्र, तो इस नदी का अफवाह क्षेत्र है 43,200 वर्ग किलोमीटर। कितना, 43,200 वर्ग किलोमीटर बहती है इस पूरे क्षेत्र में, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसका 43,200 वर्ग किलोमीटर अफवाह क्षेत्र है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो चुकी है आपको। आगे बढ़ते हैं तो इसके प्राचीन नाम क्या क्या है, तो प्राचीन नाम में हम देखते हैं, तो प्राचीन नाम में इसे कहा जाता है चरमावती भी कहा जाता है। क्या कहता है, चरमावती। ठीक है, चरमावती कहा जाता है, धर्मावती कहा जाता है। ठीक है, धर्मावती कहा जाता है, चरमावती, धर्मावती, और इसके बाद में हम बात करते हैं तो इसे कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कामधेनु भी कहा जाता है, कामधेनु, कामधेनु। ठीक है, और एक भी नाम इसे दिया जाता है राजा रंती देव, राजा रंती देव, देव की कृति कहा जाता है, राजा रंती देव की कृति कहा जाता है इस नदी को। 2-3 नाम है, 3-4 नाम है, चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, राजा रंती देव की कृति कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद में इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा इसलिए कहा जाता है कि यह प्रदूषण इस नदी पर कम है। ठीक है, इस नदी पर प्रदूषण कम है, प्रदूषण के आधार पर प्रदूषण आधार पर इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। साथ ही साथ यह इसे कहा जाता है मालवा, मालवा, मालवा का पठार, पठार व मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, पठार की जीवन रेखा। क्या कहा जाता है, जीवन रेखा कहा
जाता है। ठीक है, हमने क्या देखा कि अन्य नाम में मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मालवा और मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा है, क्योंकि इस पठार से बीचों बीच में होकर गुजरती है और यहाँ इन इन पठारों में ही इसका जल प्रदान किया जाता है। इसके कारण से इसे कहा जाता है मालवा और मध्य भारत का पठार की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, हमने बात करी लंबाई 965 किलोमीटर, एमपी में 320 और राजस्थान में 216 और उत्तर प्रदेश में 112। अफवाह कितना है? 43,200 किलोमीटर। और प्राचीन नाम क्या है? चर्मावती, धर्मावती, कामधेनु, राजा रणतिदेव की कीर्ति कहा जाता है इसे। और अन्य नाम में मध्य प्रदेश की गंगा और प्रदूषण के आधार पर इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। और मालवा व मध्य भारत के पठार का की जीवन रेखा है ये। इतना क्लियर हो गया आपको। इसके बाद में हम बात करें तो इसके सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो देखिएगा सहायक नदियां में आपको याद हो जाएगी, ध्यान से देखना। जैसे कि सबसे पहली नदी इसकी आती है शिप्रा नदी। कौन सी? शिप्रा नदी सहायक नदी है। शिप्रा के बाद में आती है काली सिंध नदी, काली सिंध। ठीक है, काली सिंध नदी। और काली सिंध के बाद में पार्वती नदी इससे मिलती है, पार्वती नदी मिलती है। और इसके बाद में पुनो नदी मिलती है, पार्वती, पुनो। और उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर एक नदी आती है कवारी नदी। कौन सी? कवारी नदी, कवारी नदी। और कवारी के बाद में हम बात करते हैं तो इसे कुराई, बामनी तथा मेज, इसे बनास नदी भी मिलती है, बनास नदी मिलती है। ठीक है, और बामनी नदी भी मिलती है। कौन सी? बामनी नदी मिलती है और मेज नदी मिलती है। ये छह सात नदियां हैं। कौन कौन सी? शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कुनो, कुंवारी, बनास, बामनी और मेच नदियां इससे आकर मिल जाती है, इसलिए यह सहायक नदियां कहलाती है। इसको ट्रिक में एक साथ पढ़िएगा, जैसे कि शिप्रा, काली, सिंध, ये सभी मान लीजिए किसी लेडीज का नाम है। क्या क्या नाम है? शिप्रा, काली, पार्वती, कोनो। ठीक है, कवारी, बनास, बामनी, मेच। इसको ऐसा याद रखिएगा, मैं याद रख रखा है कि शिप्रा, काली और पार्वती कौन है? कौन का मतलब हो जाता है कुनो, कौन का मतलब हो जाता है कौन। ठीक है, तो कुनो नदी और वो ये कवारी, बनास, बामनी। ठीक है, तो शिप्रा, काली, पार्वती, कुनो, तो चंबल की बहनें, चंबल की कवारी बहनें हैं, चंबल की कवारी बहनें हैं, चंबल की कवारी बहनें हैं। इससे हो जाएगा शिप्रा, काली, पार्वती कौन है? तो चंबल की कवारी बहनें, कवारी और बहन से मतलब बनास और बामनी नदी। ठीक है, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियां हो जाती है। ठीक है, ये हो जाते हैं सहायक नदियां। और इसके बाद में इसको और भी एक नाम दिया जाता है महाभारत में। ठीक है, महाभारत में इसे कहा जाता है, महाभारत में इसे कहा जाता है पूर्णा नदी। क्या कहा जाता है? महाभारत में इसे इसे पूर्णा नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? पूर्णा नदी कहा जाता है। ठीक है, महाभारत में क्या कहा जाता है? पूर्णा नदी कहा जाता है। साथ ही साथ यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सबसे सबसे अधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी। कैसी? मृदा अपरदन करती है, अप्रदन कर दी, अपर्दन करने वाली नदी। ठीक है, सबसे अधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी कहेंगे तो कौन सी नदी? चंबल नदी है। ठीक है, यहाँ पर मृदा सबसे अधिक अपरदन करती है, इसके कारण से यहाँ पर एक खंडहर का निर्माण कर देती है। ठीक है, खंडहर का निर्माण कर देती है, का निर्माण करती है। ठीक है, और यहाँ पर खंडहर का निर्माण करने के कारण बड़े बड़े खंड टाइप गहराई में घाटी नुमा बन जाता है, इसके कारण से निर्माण करती है। इसके कारण से यहाँ पर जो दस्यु आश्रय क्षेत्र बन जाता है। दस्यु आश्रय क्षेत्र, दस्यु आश्रय का मतलब होता है कि यहाँ पर दस्यु का मतलब होता है डाको।
और डाकों के छुपने के स्थान बन जाता है। यहाँ पर खंडहर का निर्माण करती है इसके कारण से। तो इस नदी को दस्यु आश्रय क्षेत्र इस नदी के तट पर है और यह सबसे अधिक मुरैना और भिंड में बनाती है दस्यु आश्रय क्षेत्र या खंडहर का निर्माण करती है। सबसे पहली बात तो ये सबसे अधिक मृदा का अपरदन करती है। इसके कारण से क्या खंडहर का निर्माण हो जाता है और इसी खंडहर के निर्माण को कहा जाता है दस्यु आश्रय क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर डाकुओं का छुपने का स्थान है। ठीक है, इसके कारण से इसे कहा जाता है। ठीक है, ये इतना कंप्लीट हो गया आपका। क्या क्या हमने पढ़ा कि लंबाई पढ़ी है, अफवाह क्षेत्र, प्राचीन नाम, अन्य नाम और ये कहाँ से निकलती है, कौन कौन से जिले आते हैं, कहाँ पर मिलती है, इतना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं तो इस पर बनाए गए बांध कौन कौन से, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बांध परियोजना के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर चंबल नदी के नाम पर चंबल घाटी परियोजना चलाई गई है। इसी परियोजना के अंतर्गत सारे बांध बनाए गए हैं इस नदी पर। तो यह परियोजना आई कब थी? तो यह परियोजना चंबल घाटी परियोजना 1954 में आई थी। कब आई थी? 1954 में आई थी। और इस घाटी परियोजना के तहत सबसे पहला बांध बनाया गया था गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध परियोजना यह मंदसौर जिले में है। कहाँ पर? मंदसौर जिले में। और मंदसौर के भानपुरा में है। कहाँ पर? भानपुरा में है। ठीक है, मंदसौर के भानपुरा में है और स्थापना इसकी हुई थी 1960 में। जैसे ही 1954 में आई और इसके बाद में यहाँ पर चालू करी गई गांधी सागर बांध और इसका जो स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी गांधी सागर बांध की। बात करें इसकी स्थापना के बाद में तो विद्युत का उत्पादन यहाँ पर कितना किया जाता है? तो 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है इस नदी के द्वारा। ठीक है, इस गांधी सागर बांध के द्वारा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई 64 मीटर ऊंचा बांध है। ये कितना? 64 मीटर ऊंचा बांध पूछा जाता है, ध्यान रखना। लंबाई की बात करें तो 514 मीटर है लंबा है यह बांध। कितना? 514 मीटर। ठीक है, और मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना यही है। मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना की हम बात करें तो यह गांधी सागर बांध परियोजना है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें दूसरा बांध यहाँ पर राजस्थान में बनाया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में बनाया गया है। राजस्थान में राणा सागर बांध परियोजना है। राजस्थान में कौन सी? राणा सागर बांध परियोजना है। यह चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में स्थित है यह राणा सागर बांध परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई की बात है 54 मीटर है। कितना? 54 मीटर है और 1143 है इसकी लंबाई है इस बांध की। ठीक है, बांध की लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 1143 और ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बांध 3 बांध है इस नदी पर, गांधी सागर और राणा सागर। तीसरा आता है जवाहर सागर। जवाहर सागर की हम बात करते हैं तो यह कोटा में स्थित है, राजस्थान के कोटा में। यह भी कहाँ पर? राजस्थान के कोटा में स्थित है। और राजस्थान के कोटा में जवाहर सागर परियोजना बनाई गई है और इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी कब? 1971 में। 1971 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और विद्युत का उत्पादन यहाँ पर 99 मेगावाट होता है। ठीक है, कितना? 99 मेगावाट होता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 36 मीटर। कितने? 36 मीटर। और लंबाई इसकी 343 मीटर लंबाई है इस बांध की, जवाहर सागर बांध की। ठीक है, कोटा में स्थित है। स्थापना कब हुई? तो 1971 में। विद्युत का उत्पादन 99 और ऊंचाई 36 मीटर और यह हो जाता है 343 इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ योजना चलाई गई है जिसका जिसका नाम है बीहड़ सुधार योजना। क्या है? बीहड़ सुधार योजना। बीहड़ सुधार योजना में यह योजना कब आई थी? तो यह 1971 में आई थी। और इसके बाद में ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट लाया गया। यह 2018 में लाया गया है। ठीक है, और एक और योजना चल रही है यहाँ पर सीड़ा एवं रंजक परियोजना चल रही है। इसके अंतर्गत क्या है कि मृदा का कटाव कैसा रोका जाएगा। ठीक है, और कम से कम मृदा का कटाव रोकने के लिए यह सारे के सारे सुधार योजना लाई गई है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर चंबल घाटी के जब जो सर्वेक्षण करता है
सर्वेक्षण करता है कौन है, तो वी.एस. वाणक्कर है, वी.एस. वाणक्कर। ये इस प्रकार से सारे की सारी चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत जो बाँध बनाए गए, वो यही है, कौन-कौन से? गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी तीनों बाँध की, और कहाँ पर है यह भी बता दी है। सभी जितना भी चीज़ें बताई मैंने महत्वपूर्ण है, जो नई-नई चीज़ें हैं उनके बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी बातें बता दी है, ठीक है? वीडियो को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप डबल से देखिए, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है? इसके बाद में हम बात करें तो इस नदी के बारे में पूरी टोटल्स जानकारी मिल गई है, और आगे अन्य नदियों के बारे में भी इसी प्रकार से आपको मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए और कमेंट करिए, इस प्रकार से पढ़ा जाए तो आपको याद हो रहा या नहीं हो रहा, ठीक है? इसके बारे में और कुछ भी सुधार करेंगे अगर आप कुछ कमेंट करके बताते हैं तो, ठीक? बस इतना ही इस नदी के टॉपिक में, बेतवा चंबल के बारे में इतना मैंने बता दिया। अब बाकी और नदियों के बारे में बताया, उन वीडियो को जाकर भी आप देख लीजिए। इस चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको सभी मिल जाएँगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।